अपनी संसद में इमरान खान और उनकी सरकार की पोल खोल दी है। पाकिस्तान के एक सांसद ने अपनी संसद में खुलकर बोल दिया कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रिहा करने की असली वजह यह थी कि पाकिस्तान उस समय भारत से बुरी तरह डर गया था और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पैर उस दिन थर थर करके कांप रहे थे और बाजवा को पूरा यकीन था कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा नहीं किया तो भारत अगले 12 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर देगा। यानी पाकिस्तानी सेना बुरी तरह से डरी हुई थी और इस डर की वजह से उसने अभिनंदन को रिहा कर दिया। इसके बाद इमरान खान सरकार में एक मंत्री फवाद चौधरी ने उसी संसद में खड़े होकर यह कबूल कर लिया कि पुलवामा आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने ही करवाया था। पाकिस्तान की संसद से आई ये दो बड़ी गवाहियां पूरी दुनिया के लिए और भारत में बैठे सबूत गैंग के लिए इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि पाकिस्तान का दिमाग कितना शैतान है लेकिन दिल कितना कमजोर है। इसलिए आज पाकिस्तान की पोल हम पूरी दुनिया के सामने खोलेंगे। लेकिन इसके अलावा आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि फ्रांस में एक इस्लामिक कट्टरपंथी ने वहां के एक मशहूर चर्च में घुसकर एक महिला का सिर कलम कर दिया और कुल मिलाकर 3 लोगों की हत्या कर दी। इस दौरान यह हत्यारा इस्लाम का एक धार्मिक नारा लगा रहा था। इस हमले ने दुनिया को अब 2 हिस्सों में बांट दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो कट्टरपंथी इस्लाम के सामने झुकेंगे नहीं और इससे सख्ती से निपटेंगे, जबकि मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने यह कहा है कि मुसलमानों को यह पूरा अधिकार है कि वो फ्रांस के करोड़ों लोगों की हत्या कर दे। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का पूरा साथ दिया है, खुलकर साथ दिया है और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। जिस देश में भी अल्पसंख्यक आबादी होती है वहां तुष्टीकरण की राजनीति जरूर होती है और आपने देखा होगा ज्यादातर नेता अपने फायदे के लिए इसका शिकार हो जाते हैं और जो नेता तुष्टीकरण का विरोध करते हैं उन्हें इमरान खान जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी इस्लामोफोबिया का शिकार यानी मुसलमानों से नफरत करने वाला करार दे देते हैं। लेकिन आज फ्रांस ने पूरी दुनिया को इस्लामोफोबिया शब्द का विपरीत शब्द बताया है और वो है इस्लामिक फासीवाद। यह शब्द देकर आज फ्रांस ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि तुष्टीकरण से आजाद होने का समय अब आ गया है और फ्रांस इस मामले में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि भारत की फ्रांस धर्मनिरपेक्षता का सिर धड़ से अलग करने वालों को रोकने के लिए क्या कर रहा है और इस पूरी खबर का असर भारत में भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिला है। आज जब से यह घटना हुई है फ्रांस भारत में ट्रेंड कर रहा है और भारत इस घटना से बहुत कुछ सीख सकता है। और आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। इस मौके पर हम आपको आज यह बताने वाले हैं कि आप खुद को ब्रेन स्ट्रोक से कैसे बचा सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक आपके मस्तिष्क को गहरा आघात पहुंचा सकता है और इससे आपका शरीर हमेशा के लिए बेकार हो सकता है। कोरोना वायरस के इस दौर में लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गया है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को कम कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। फ्रांस के नीस शहर में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। चर्च के बाहर आतंकी ने चाकू से हमला करते हुए एक महिला की गर्दन काट दी। नीस की मेयर के मुताबिक हमले के दौरान आतंकी अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहा था। d'abattre l'assaillant qui a cessé de proférer les cris de Allahu Akbar et dont il ne fait aucun doute de l'initiative du geste. हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच चल रही है। फ्रांस में हुए आतंकी हमले की भारत ने निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि फ्रांस में आज नीस में हुए हमले के साथ ही वहां हाल ही के दिनों में तमाम आतंकी हमलों की हम निंदा करते हैं। हमले में आहत हुए लोगों के परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत मजबूती के साथ फ्रांस के साथ खड़ा है।
मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने फ्रांस के खिलाफ विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। महातिर मोहम्मद ने कहा, पूर्व में हुए नरसंहार का बदला लेने के लिए मुसलमानों के पास फ्रांस के नागरिकों की हत्या करने का अधिकार है। महातिर मोहम्मद कट्टरता के खिलाफ फ्रांस की कार्रवाई से नाराज है। महातिर मोहम्मद ने महिलाओं की आजादी पर भी सवाल उठाए हैं। महातिर भारत में उस वक्त आलोचना के शिकार बने थे जब उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया था। महातिर के इस बयान के बाद फ्रांस ने ट्विटर से उनके अकाउंट को सस्पेंड करने की मांग की है और अगर ऐसा नहीं किया तो हत्या के मामले में ट्विटर को भी दोषी माना जाएगा। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर सामने आ गया है। पाकिस्तान के मंत्री फवाद हुसैन ने पहले तो ये कहा कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ था, लेकिन इस पर जैसे ही विवाद बढ़ा तो फवाद हुसैन अपने ही बयान से पलट गए। फवाद हुसैन ने सफाई देते हुए कहा, मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया और वो आतंकवाद की निंदा करते हैं। इससे पहले फवाद हुसैन पाकिस्तान के संसद में पुलवामा हमले को इमरान खान की उपलब्धि के तौर पर गिना रहे थे और बयान देते देते वो पुलवामा हमले में पाकिस्तान के हाथ होने की बात कबूल कर बैठे। पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के मंत्री फवाद हुसैन की सफाई पर भारत ने कहा है कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान का सच पता है। भारत ने कहा, पाकिस्तान आतंकियों को तो पनाह देता है और फिर विक्टिम कार्ड भी खेलता है। The whole world knows the truth about Pakistan's role in supporting terrorism. No amount of denial can hide this truth. Even their own leaders have time and again spoken about their role with regard to terrorism. The country which provides shelter to the maximum number of UN proscribed terrorists should not even attempt to play victim. पाकिस्तान के पूर्व स्पीकर और सांसद अयाज सादिक ने संसद में बोलते हुए कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने भारत की सेना के डर की वजह से रिहा किया था। उन्होंने बताया कि बैठक में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अभिनंदन को जल्द छोड़ना होगा, वरना भारत की सेना 9 बजे तक पाकिस्तान पर हमला कर देगी। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। अयाज सादिक ने बताया कि बैठक में शामिल होने से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अयाज सादिक के बयान को ट्वीट करते हुए कहा कि सेना पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब तो भरोसा होगा, क्योंकि उनके लिए भारत से ज्यादा भरोसेमंद पाकिस्तान है। राहुल जी, आप पैर कांपने वालों के साथ क्यों हैं? पसीने छूटने वालों के साथ क्यों हैं? आप उनके साथ क्यों नहीं हैं जिनके पांव जमे हुए हैं, जिनका पसीना निकलता नहीं, जो पसीना छुटवाते हैं? आप वैसे हिंदुस्तान की आर्मी के साथ क्यों नहीं? पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा कि भारतीय सेना अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। मिलिट्री पोस्चर जो था, हमारा मिलिट्री पोस्चर जो था, लेकिन फौज किस तरह से बैठी हुई थी, वो ऐसे उनको लग रहा होगा कि अभी इमीडिएटली स्ट्राइक करेगी। तो हमारे पास इतनी क्षमता थी कि उनके जो फॉरवर्ड ब्रिगेड्स हैं उनको हम उनको हम खत्म कर देते। तो उनको ये पता था कि हमारी जो आक्रामक क्षमता है उनसे कहीं ज्यादा है। आज खबरों की दुनिया में एक बहुत बड़ा दिन है और आज की खबरें ऐसी हैं जिन्हें देखने के लिए आपको आज सिर्फ जी न्यूज देखना चाहिए। आज का दिन सिर्फ जी न्यूज देखने का दिन है, क्योंकि आज देश के टुकड़े टुकड़े और सबूत गैंग के लिए बहुत बुरा दिन है, क्योंकि आज पहली बार पाकिस्तान की तरफ से 2 ऐसे बड़े कबूलनामे आए हैं जिन्हें सुनने के बाद देश का सबूत गैंग आज रात सो नहीं पाएगा, उन्हें नींद नहीं आएगी। पाकिस्तान के एक मंत्री ने आज अपने ही देश की संसद में खुलेआम यह कबूल कर लिया है कि 14 फरवरी 2019 को भारत के पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ था वो
पाकिस्तान ने ही करवाया था। पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री फवाद चौधरी ने आज पाकिस्तान की संसद में यह कहा कि पुलवामा हमला सिर्फ पाकिस्तान की सरकार के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी था। हमारे देश के कुछ नेता भले ही आज भी पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात स्वीकार न करते हों, लेकिन इस हमले के 20 महीने के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार अपना गुनाह अपने आप कबूल कर लिया। पिछले साल फरवरी में हुए पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे और आज पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया है कि यह हमला पाकिस्तान की सरकार ने ही करवाया था। इसलिए आप सबसे पहले पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी का यह बयान सुनिए और फिर हम आपको पाकिस्तान से आई दूसरी बड़ी गवाही के बारे में बताएंगे, जिसके बाद हमारे देश के सबूत गैंग की नींद उड़ जाएगी। अयाज सादिक साहब ने कल यहां पर बात की, कह रहे थे, पहली बात तो यह है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। आपने देखा होगा आजकल हमारे देश में बहुत सारे लोग फेक न्यूज और हेट स्पीच के खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए हैं। उन सबसे हम ये पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक मंत्री पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर जो कह रहा है, क्या ये हेट स्पीच नहीं है? अब हम ये जानना चाहेंगे कि दुनिया भर में हेट स्पीच के जो सौदागर हैं और हेट स्पीच को लेकर बड़े बड़े मुहिम चलाने वाले जो लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, वो फवाद चौधरी के इस भाषण को क्या कहते हैं। फवाद चौधरी पाकिस्तान की एक विपक्षी पार्टी के सांसद अयाज सादिक के उस बयान का जवाब दे रहे थे, जिसमें अयाज सादिक ने यह दावा किया था कि जब भारत की वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान में हिरासत में ले लिया गया था, तब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान की पीपीपी और पीएमएल-एन जैसी पार्टियों के नेताओं के साथ एक बैठक की थी। और जब जनरल बाजवा मीटिंग रूम में इस बैठक के लिए पहुंचे तो भारत के कड़े रुख की वजह से उनके पैर कांप रहे थे। फिर से आप सुन लीजिए, पाकिस्तान के एक सांसद का यह कहना है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के पैर कांप रहे थे डर के मारे और वो पसीना पसीना हो रहे थे। अयाज सादिक का यह दावा है कि वो खुद उस समय उस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने जनरल बाजवा के पैर कांपते हुए देखे। अयाज सादिक ने यह भी दावा किया कि यह मीटिंग पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बुलाई थी, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उस मीटिंग में आने से इनकार कर दिया था। अयाज सादिक ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तान को यह डर था कि अगर उन्होंने अभिनंदन को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया तो भारत अगले 12 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर देगा। और इसी हमले की आशंका की वजह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख पसीने से तरबतर हो गए। आप अयाज सादिक का यह बयान सुनिए और फिर सबूत गैंग को हम आगे चलकर आईना दिखाएंगे। अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया।
ये हमारे देश का कोई नेता नहीं कह रहा है, ये पाकिस्तान का एक सांसद कह रहा है। और अयाज सादिक, जिन्हें अभी आपने देखा, ये पाकिस्तान के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि ये वर्ष 2013 के चुनाव में पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान को हरा चुके हैं। तब इमरान खान ने अयाज सादिक पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे, लेकिन इमरान खान में के इन आरोपों को वो साबित नहीं कर पाए, अदालत में ये साबित नहीं हुए। अयाज सादिक और इमरान खान एक ही स्कूल से पढ़े हैं और वो वर्ष 2013 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं। अयाज सादिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं और उन्हें नवाज शरीफ का करीबी माना जाता है। फवाद चौधरी और अयाज सादिक के इन कबूलनामों से यह साफ है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ पुलवामा में आतंकवादी हमला करवाया था, बल्कि जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वापस लाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया तो पाकिस्तान के होश उड़ गए थे और भारत द्वारा हमला किए जाने के डर से पाकिस्तान के सेना प्रमुख और नेताओं के पैर कांपने लगे। लेकिन भारत का सबूत गैंग तब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट पर कोई एयर स्ट्राइक की है और आतंकवादियों के कैंप्स को नष्ट किया है। जिस समय भारत ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी और विंग कमांडर अभिनंदन को सुरक्षित वापस लाने के लिए कूटनीतिक अभियान चलाया था, उस समय भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ थे। उन्होंने भी आज पाकिस्तान के इस कबूलनामे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है उस समय भारत की वायुसेना पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोस्ट को नष्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अगर वो 27 फरवरी को हमारे फॉरवर्ड लोकेशंस पे उनकी बॉम्बिंग सक्सेसफुल होती तो शायद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही हम उनके फॉरवर्ड ब्रिगेड को खत्म कर देते, या सरकार पे डिपेंड करता है। अगर सरकार कहेगी कि नहीं पूरी फुल स्केल करो तो फुल स्केल कर देते हैं। इतने शॉर्ट पीरियड में इंडियन गवर्नमेंट इतना प्रेशर उन पे ऊपर डाल पाई कि उनको मजबूर कर दिया कि इतनी जल्दी रिलीज कर दो, तो ये तो इट इज अ हाई पॉइंट। लेकिन हमारे देश का सबूत गैंग ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि भारत ने पाकिस्तान को कोई सबक सिखाया है। उस समय देश के टुकड़े टुकड़े गैंग और विपक्षी पार्टियों ने लगातार भारत सरकार और अपनी ही सेना पर सवाल उठाए थे और कहा था कि भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं है और या फिर जंगलों में ही बम गिराकर आ गए हैं। कुछ नेताओं ने तो यहां तक तब कहा था कि भारत सरकार ने और बीजेपी ने ये हमला, पुलवामा का जो हमला है, ये चुनाव जीतने के लिए करवाया है और बालाकोट का जो हमला है ये भी चुनाव जीतने के लिए किया गया है। उस समय के बयान आप देख लीजिए। लेकिन आज खुद पाकिस्तान के ने इन लोगों को शर्मिंदा कर दिया है और अब जब अगली बार भारत की सेना चीन या पाकिस्तान के खिलाफ कोई पराक्रम दिखाएगी तो इन लोगों को ऐसे बयान देने से पहले 100 बार सोचना होगा। और इसीलिए हमने आपको कहा कि आज हमारे देश का सबूत गैंग बहुत दुखी होगा। ऐसा लगता है कि पुलवामा पर बयान को देखने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फवाद चौधरी से ये बात की होगी और उन्हें इमरान खान ने काफी डांटा होगा कि उन्होंने ये बयान देकर पाकिस्तान की संसद में बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। इसलिए इसके बाद फवाद चौधरी ने अपने बयान पर एक सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया है और वो आतंकवाद की निंदा करते हैं। यह नया बयान है पाकिस्तान के उसी मंत्री का जिसने आज संसद में यह बयान देकर कबूल किया था। पाकिस्तान ने अपना झूठ तो कबूल कर लिया, लेकिन हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सच बहुत परेशान करता है। हम खबरों के जरिए आप तक सच पहुंचाते हैं। हमारी यही कोशिश बहुत सारे लोगों को चुभती है, बुरी लगती है, लेकिन हम ऐसे लोगों की परेशानी को ही अपना असली पुरस्कार समझते हैं, क्योंकि असली खबर वही होती है जिसे कोई ना कोई व्यक्ति रोकने की कोशिश करता है। बाकी सब खबरों को आप सिर्फ विज्ञापन मान सकते हैं। ऐसी ये खबर आज फ्रांस से आई है, इसलिए पहले हम आपको ये खबर दिखाएंगे, फिर हम इस पर बात करेंगे कि क्या कुछ मुट्ठी भर लोग किसी कमरे में बैठकर यह फैसला ले सकते हैं कि जो खबरें दिखाई जा रही हैं वो सच हैं या विज्ञापन है। लेकिन उससे पहले आज फ्रांस में हुए आतंकवादी हमले के बारे में आप जान लीजिए। यह दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। क्या किसी देश को सेकुलर होने की सजा वहां रहने वाले लोगों का खून बहाकर दी जा सकती है? सेकुलरिज्म फ्रांस और भारत समेत दुनिया भर के कई लोकतांत्रिक देशों की पहचान है, लेकिन फ्रांस में इस पहचान की गला काटकर हत्या की जा रही है।
इस महीने की 16 तारीख को फ्रांस की राजधानी पेरिस में इतिहास पढ़ाने वाले एक स्कूल टीचर की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। आपको याद होगा, इस स्कूल टीचर की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी क्लास में बच्चों को अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में समझाते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब के एक कार्टून का इस्तेमाल किया था। यह कार्टून कुछ वर्ष पहले फ्रांस के शार्ली हेब्दो नामक मैगजीन में छपा था और इसके बाद से फ्रांस में खून खराबे का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। लेकिन अब आज के बारे में सुनिए। आज पेरिस के पास नीस नामक शहर में एक आतंकवादी ने पहले एक महिला का गला काटकर उसकी हत्या की और फिर 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। नीस शहर के मेयर का दावा है कि यह हमला शहर के एक मशहूर नोट्रे डेम चर्च में हुआ और हमला करने वाला व्यक्ति लोगों की हत्या करते समय इस्लाम का धार्मिक नारा लगा रहा था। यहां नारा बताने की जरूरत नहीं है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और फ्रांस की पुलिस ने इसे एक आतंकवादी हमला मानते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। फ्रांस आज आधी रात के बाद से एक बार फिर लॉकडाउन में जाने वाला है और जब यह हमला हुआ तब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपने मंत्रियों के साथ इसी लॉकडाउन पर चर्चा कर रहे थे। इस हमले की खबर जब फ्रांस की संसद तक पहुंची तो फ्रांस की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने इस आतंकवादी हमले की खबर सांसदों को दी और वहां के सांसदों ने 1 मिनट का मौन रखकर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। Solidarité à l'égard de la ou des victimes, évidemment de l'ensemble de ses proches. इसके अलावा आज सऊदी अरब के शहर जेद्दा में भी फ्रांस के दूतावास के एक गार्ड पर चाकू से हमला किया गया है। फ्रांस के नागरिकों पर हो रहे आतंकवादी हमले अब पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गए हैं और इस मुद्दे पर पूरी दुनिया अब 2 हिस्सों में बंट गई है। लोग पूछ रहे हैं, दुनिया भर के जो मुस्लिम देश कुछ दिन पहले तक बॉयकॉट फ्रांस की मुहिम चला रहे थे, वो आज इन हमलों का विरोध क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों में जो मुसलमान सड़कों पर उतरकर फ्रांस के खिलाफ नारे लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि वो इस्लाम के अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो लोग आज इस हमले के बाद सड़कों पर क्यों नहीं उतरे हैं? आज ऐसी तस्वीरें देखने को क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि ये सब धर्म के नाम पर बट चुके हैं। और आपने एक खास बात देखी होगी कि अब एक नया चलन शुरू हुआ है, गर्दन काट देने का, सिर कलम कर देने का नया चलन शुरू हुआ है। आपने देखा होगा फ्रांस में जिस अध्यापक को मारा गया उसका भी सिर कलम किया गया और आज चर्च में जिस महिला की हत्या की गई उसका भी चाकू से सिर कलम कर दिया गया। और ये सब कुछ कट्टरपंथी इस्लाम के नाम पर हो रहा है। कट्टरपंथी इस्लाम के नाम पर फ्रांस के लोगों का खून सिर्फ इसलिए बहाया जा रहा है क्योंकि सैमुअल पैती की हत्या के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने यह साफ कर दिया था कि वो अपने देश में किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो लोग धर्म के नाम पर दूसरों को डरा रहे हैं, जल्द ही उन्हें भी डर का सामना करना पड़ेगा। मैक्रों सिर्फ 42 साल के हैं, बहुत युवा नेता हैं और इस समय पूरी दुनिया में कट्टरपंथी इस्लाम के विरोध का वो सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं, उसका पोस्टर बॉय बन चुके हैं। और ये बात दुनिया के उन देशों को पच नहीं रही जो खुद को इस्लामिक देशों का नेता किसी भी कीमत पर साबित करना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। बड़ा नहीं बल्कि बहुत खतरनाक बयान। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मुसलमानों को यह अधिकार है कि वो फ्रांस के नागरिकों को सबक सिखाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक लिखा है कि मुसलमानों को गुस्सा होने का और फ्रांस के करोड़ों लोगों को मारने का
अधिकार है। आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर महातिर बिन मोहम्मद का यह ट्वीट है। यह वो व्यक्ति है जो लंबे समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहा है। महातिर मोहम्मद के इस बयान पर फ्रांस की सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है और वहां के आईटी मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ट्विटर महातिर मोहम्मद के इस ट्वीट को नहीं हटाता तो यह माना जाएगा कि ट्विटर भी फ्रांस के नागरिकों की हत्या में शामिल है। और उन्होंने कहा है कि हमने अभी ट्विटर से बात की है और ट्विटर को इस ट्वीट को हटाना पड़ेगा। इसके बाद ट्विटर ने महातिर मोहम्मद के इस ट्वीट को आपत्तिजनक बताते हुए हटा दिया है। यह एक बड़ी बात है। जिस तरीके से फ्रांस और फ्रांस की सरकार अब कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों के खिलाफ आ गई है खुलकर, वो एक बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है और भारत जैसे देश को इससे बहुत कुछ सीखना होगा। और अब पूरी दुनिया इस फ्लैश पॉइंट के बाद ध्रुवीकरण दुनिया में आपको देखने को मिलेगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने भी कहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को दिमागी इलाज की जरूरत है, जबकि पाकिस्तान भी खुलकर फ्रांस का विरोध कर रहा है। 2 दिन पहले पाकिस्तान की संसद ने फ्रांस के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था और फ्रांस से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला ले लिया था। लेकिन पाकिस्तान, आप जानते हैं कैसा देश है। जोश जोश में पाकिस्तान के सांसद यह प्रस्ताव पारित करते हुए यह भूल गए कि फ्रांस में पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान का कोई राजदूत है ही नहीं। जब राजदूत है ही नहीं तो फिर बुलाएंगे किसको। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि फ्रांस कट्टर इस्लाम के सामने नहीं झुकेगा और आतंकवाद से सख्ती के साथ उनका देश निपटेगा। Une fois encore, notre pays a été frappé par une attaque terroriste islamiste. Une fois encore ce matin, ce sont 3 de nos compatriotes qui sont tombés à Nice, en cette basilique Notre-Dame de Nice. Et très clairement, c'est la France qui est attaquée. Si nous sommes attaqués, une fois encore, टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ये वो देश हैं जो खुद को अब इस्लामिक दुनिया का नया लीडर साबित करना चाहते हैं और इसलिए इन देशों के नेता खुलकर फ्रांस का विरोध कर रहे हैं और इस्लाम की कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। यानी फ्रांस में आम नागरिकों के गले काटे जा रहे हैं, गले रेते जा रहे हैं और टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों को लगता है कि मुसलमान ये बदला लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस्लाम में यही कहा गया है। आज सोशल मीडिया पर दिन भर हैशटैग फ्रांस बिहेडिंग ट्रेंड करता रहा। बिहेडिंग का अर्थ होता है किसी का सिर काट देना, जिसे आम भाषा में सिर कलम करना भी कहते हैं। मुसलमानों के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान में सिर कलम किए जाने का जिक्र किया गया है या नहीं, इस पर इस्लाम के जानकारों के बीच काफी मतभेद है। लेकिन इस्लाम के कुछ जानकारों का मानना है कि कुरान में युद्ध के संदर्भ में दुश्मन का सिर कलम किए जाने का जिक्र आता है, लेकिन बिहेडिंग यानी किसी का गला काट देना आतंकवादियों के लिए तब आम हो गया जब वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन ISIS ने बिहेडिंग के वीडियोस जारी करने शुरू किए। आपको याद होगा ISIS ने YouTube पर यह वीडियो जारी करने शुरू किए थे जहां वो लोगों को बंदी बनाता था, पत्रकारों को बंदी बनाता था और उसके बाद चाकू से उनका गला काट देता था, वीडियो बनाता था और फिर वीडियो को रिलीज कर देता था, वो जारी करता था। और यह आतंकवादी संगठन अपने आतंकवादियों को गला काटने की बाकायदा ट्रेनिंग देते थे। लेकिन अब आतंकवादी नहीं बल्कि फ्रांस जैसे देशों में रहने वाले वो लोग भी सरेआम आम लोगों का गला काट रहे हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हो चुके हैं। सोचिए, आप अंदाजा लगाइए इस बात का। कल्पना कीजिए कि हमारे देश भारत में दिल्ली में कोई व्यक्ति, आम आदमी सड़क पर जा रहा है, एक दूसरा व्यक्ति सामने से आता है और उस व्यक्ति का सिर कलम कर देता है। सोचिए क्या स्थिति होगी। किसी धार्मिक स्थल में घुसकर या दिन दहाड़े बाजार में धार्मिक नारे लगाते हुए किसी का खुलेआम सिर काट देना एक पूरे समाज के मन में डर पैदा कर सकता है और कट्टरपंथी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं।
लोगों का सिर कलम करने से इस चलन पर आज हमने इस्लाम के एक जानकार से बात की, क्योंकि इस सिर कलम करने की बात को लेकर इस्लाम के साथ जोड़कर इसे दिखाया जा रहा है। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि इस्लाम का नाम लेकर कट्टरपंथी जो लोग हैं वो अब सड़कों पर लोगों का सिर कलम कर रहे हैं। लेकिन क्या यही असली इस्लाम है? इस्लाम में इसके बारे में क्या कहा गया है? हमने आज लोगों से बात की और इस मामले पर क्या हमें बताया गया, ये आज आपको सुनना चाहिए कि इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं वो इस पर क्या कहते हैं। जहां तक इस्लाम का संबंध है उसके अंदर बिहेडिंग यानी गर्दन उतारना कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। ठीक है, मैं लड़ाई की जंगों की बात नहीं कर रहा, मैं आम दिनों की बात कर रहा हूं। और जो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आईसिस जो है किस तरीके से लोगों की गर्दन उतारते हैं, कई जर्नलिस्ट की उन्होंने गर्दनें उतारी, इस तरह का, वो मैं समझता हूं उसका इस्लाम से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि इस्लाम का मतलब ही सबमिशन है, यानी जिसको हम कहते हैं उदारवाद, और यह है कि झुक जाना, बिछ जाना, असल मतलब तो यह है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हमारे अंदर भी कुछ कमी है मुसलमानों में, और वो ये है कि जब भी कुछ इस तरह के आतंकी हमले होते हैं, इस तरह के आईसिस वगैरह के अटैक होते हैं, किसी गर्दन उतार दिया, कहीं बम कांड हो गया, तो जो हमारे धार्मिक नेता हैं उनको सड़कों पर आकर उनकी भर्त्सना करनी चाहिए, उनको कंडेम करना चाहिए ऐसे लोगों को, चाहे वो आईसिस के हों या किसी के भी हों, क्योंकि इससे बहुत गलत इंप्रेशन जा रहा है। इस्लाम के नाम पर और कुरान के नाम पर बड़ी संख्या में आम मुसलमानों को बहकाया जाता है, उन्हें कट्टरपंथी बनाया जाता है। और ऐसे तमाम लोगों के लिए आज हमने ये जो एक्सपर्ट हैं, इस्लाम के स्कॉलर हैं, इनसे ये बात की है। और हम आप सब लोगों को, जो लोग हमें देख रहे हैं और जो इस राह पर या तो जाना चाहते हैं या उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो इस कट्टरपंथ की राह पर जाएं, उन्हें हम अवेयर करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि आपकी भावनाओं को भड़काया जा रहा है और आपको ऐसे लोगों के हाथ का खिलौना बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, धर्म के नाम पर तो बिल्कुल भी नहीं। जिन जिन देशों में भी अल्पसंख्यक आबादी है वहां तुष्टीकरण की राजनीति जरूर होती है। हमारे देश में भी आपने देखा होगा तुष्टीकरण की राजनीति 7 दशकों से हम देख रहे हैं, और ज्यादातर नेता अपने निजी फायदे के लिए, चुनावों में फायदे के लिए तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार हो जाते हैं। और जो नेता इसका विरोध करते हैं उन्हें इमरान खान जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी, इस्लामोफोबिया का शिकार, यानी मुसलमानों से नफरत करने वाला नेता बता देते हैं। लेकिन आज फ्रांस ने पूरी दुनिया को इस शब्द इस्लामोफोबिया का ठीक विपरीत शब्द बताया है, और वो है इस्लामिक फासीवाद। फ्रांस के तमाम नेता आज एक सुर में, एक आवाज में ये कह रहे हैं कि फ्रांस को इस्लामिक फासीवाद से मुक्त कराना होगा। ये नया शब्द देकर आज फ्रांस ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि तुष्टीकरण से आजाद होने का समय आ गया है, और फ्रांस इस मामले में पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। सोचिए, फ्रांस जैसा देश जिसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है, अब उसने भी ये तय कर लिया है कि धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि अपनी जनता का खून बहते हुए वो चुपचाप देखते रहेंगे कट्टरपंथियों के हाथों। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि फ्रांस धर्मनिरपेक्षता का सिर धड़ से अलग करने वालों को रोकने के लिए क्यों इतना आगे तक निकल आया है। टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों की नजर में इस तरह लोगों का गला काट देना भले ही मुसलमानों द्वारा लिया गया बदला माना जाता हो, लेकिन दुनिया में अब भी कई देश ऐसे हैं जो इस तरह की घटनाओं का कड़ा विरोध कर रहे हैं और इस मुश्किल घड़ी में फ्रांस के लोगों के साथ खड़े हैं। एक बहुत बड़ी बात आज भारत में हुई है। इस हमले की चर्चा आज पूरे दिन भारत में भी होती रही। सोचिए, हमला तो हुआ है फ्रांस में, लेकिन चर्चा हो रही है भारत में। भारत में यह हमला आज दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा, क्योंकि इस हमले का भारत जैसे देशों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भारत की राजनीति पर, भारत के समाज पर इसका गहरा असर पड़ेगा। और हमारे देश में आप जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लामिक फासीवाद का शिकार हो चुके हैं। भारत
आज उन्हीं देशों में से एक है जिसने फ्रांस का खुलकर साथ दिया है। फ्रांस में हुए आतंकवादी हमले की आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर निंदा की है और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि चर्च में घुसकर लोगों को मारना घृणा से भरा हुआ काम है और इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ा बयान है भारत की तरफ से। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। भारत ने उन बयानों का भी कड़ा विरोध किया है जिनके जरिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पर व्यक्तिगत हमले और टिप्पणियां की गई हैं और कहा है कि इस तरह के बयानों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद के मुद्दे पर भारत सरकार का यह रुख अपने आप में अभूतपूर्व है। भारत सरकार ने इस तरह खुलकर कभी भी फ्रांस का ऐसे मामलों में साथ नहीं दिया है, इसलिए आज आपको यह बयान जरूर सुनना चाहिए। We strongly deplored the personal attacks in unacceptable language on President Macron, and we have also condemned the brutal terrorist attack that took the life of a French teacher. And we believe that there is no justification for terrorism for any reason or under any circumstance. तो भारत ने जिस तरीके से फ्रांस का साथ दिया है इस बहुत बड़े मुद्दे पर, यह अब पूरी दुनिया में एक नया फ्रंट खोल देगा। यह भारत की नीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमेशा तटस्थ रुख अपनाता है, यानी न्यूट्रल रहता है या चुप रहता है। आपको याद होगा हांगकांग में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का मामला हो, उसमें भी भारत चुप रहा था। ताइवान को चीन द्वारा धमकी दिए जाने का मामला हो, भारत चुप रहा। चीन में वीगर मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो मामला हो, उस पर भारत चुप रहा। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद हो, उस पर भारत चुप रहा। या फिर चाहे तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इस समय जो युद्ध चल रहा है, इस पर भी भारत ने एक शब्द नहीं कहा। इनमें से सब मुद्दों पर भारत बहुत सोच समझकर और संतुलित बयान देता आया है। हम ये नहीं कह रहे कि आज का बयान संतुलित नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथ का उदय एक ऐसा मसला है जिससे भारत की अंदरूनी राजनीति भी बहुत हद तक प्रभावित होती है, क्योंकि पिछले कई दशकों से भारत भी फ्रांस की तरह कट्टर इस्लामिक आतंकवाद का शिकार हो रहा है और फ्रांस की तरह भारत के कुछ मुसलमानों के मन में बढ़ती कट्टर सोच भारत को भी फ्रांस की तरह प्रभावित करती है और चिंता में डालती है। फ्रांस में बढ़ती कट्टरता की खबर को भारत के लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं। फ्रांस से आ रही ऐसी खबरें भारत में ट्रेंड हो रही हैं। भारत के लोग फ्रांस की तरफ इस उम्मीद से अब देख रहे हैं कि शायद फ्रांस अपने मजबूत इरादों से कट्टरपंथी इस्लाम का इलाज ढूंढ लेगा और इससे भारत को भी मदद मिलेगी। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि फ्रांस जल्द ही एक नया कानून लाने वाला है जो कि क्रांतिकारी कानून होगा। इस कानून के लागू होने के बाद फ्रांस में वहां का संविधान किसी भी धर्म से ऊपर होगा। यानी फ्रांस चाहता है कि उसके देश में संविधान धर्म से ऊपर रहे और फिर फ्रांस में धर्म के नाम पर किसी भी तरह की कट्टरता के लिए 1 इंच जमीन भी जगह नहीं बचेगी। अगर फ्रांस इसमें सफल हो गया तो यह कानून पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग लगातार हो रही है और अगर ऐसा हो गया तो भारत में एक तरह से संविधान सभी धर्मों से ऊपर हो जाएगा और कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश जो खुद को विकसित और आधुनिक होते हुए देखना चाहता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वहां के नागरिक हर विचारधारा से ऊपर अपने देश के संविधान को स्थान दें और संविधान को महत्व दें। इसलिए आप सब भी इसे यह मत सोचिएगा कि यह फ्रांस में घटी एक घटना है। इस घटना का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, आप पर भी पड़ेगा। भारत आज भले ही कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के मुद्दे पर फ्रांस के साथ खड़ा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। वर्ष 2005 को याद कीजिए, आज से 15 साल पहले जब डेनमार्क के एक अखबार ने पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून छापा था, तब भी दुनिया भर के इस्लामिक देशों ने डेनमार्क का ऐसे ही विरोध किया था जैसे आज वो मैक्रों का विरोध कर रहे हैं और फ्रांस का विरोध कर रहे हैं। मैक्रों पर तो निजी हमले हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उस समय भारत सरकार ने इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाया था? तब भारत में यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले थे।
यूपीए की सरकार देश के अल्पसंख्यकों को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए पहले तो भारत सरकार ने इस कार्टून को लेकर डेनमार्क की सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराया और फिर डेनमार्क के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के कार्यक्रम को रद्द कर दिया। लेकिन अब अंतर समझिए, यह नया भारत है जहां धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी दूसरी वजह यह है कि पिछले कुछ दशकों में रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर भारत और फ्रांस के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं। रफाल लड़ाकू विमानों की जबरदस्त बहुत बड़ी डील हुई है और फ्रांस के साथ मिलकर पाकिस्तान जैसे देशों को कड़ा जवाब भारत ने दिया है। इन तमाम मुद्दों पर फ्रांस और भारत एक साथ खड़े रहे हैं। इस दोस्ती की एक वजह भारत के प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच वो पर्सनल केमिस्ट्री भी है जो दोनों नेताओं के बीच कई मौकों पर दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 6 वर्षों में 5 बार फ्रांस की यात्रा कर चुके हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की दोस्ती पूरी दुनिया ने देखी है और यही वजह है आज भारत इस मुश्किल घड़ी में फ्रांस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और ये दुनिया की राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी और यकीन मानिए आपको भी इस घटना पर अपनी राय जरूर बतानी चाहिए। आज जो बात हम आपसे कह रहे हैं, हमारे अपने ही देश में बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी, ये बात चुभेगी। हमारे देश में एक टुकड़े टुकड़े गैंग है, हमारे देश में एक सबूत गैंग है और वो हमारी शिकायत अक्सर करता रहता है। अलग अलग जगहों पर FIR दर्ज होती रहती हैं अलग अलग राज्यों में, इसलिए क्योंकि हमने सच कहा, इसलिए क्योंकि हम वही कह रहे हैं जो आज फ्रांस कह रहा है, इसलिए क्योंकि हम वो बात कह रहे हैं जो आज पूरी दुनिया कह रही है और हम तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ हैं। जैसा हमने आपको आज शुरुआत में बताया था, असली खबर वही होती है जो किसी न किसी को चुभती है, जिसे कोई ना कोई दबाना चाहता है, रोकना चाहता है, वो होती है असली खबर। जिस खबर को कोई दबाना नहीं चाहता, रोकना नहीं चाहता, जो खबर किसी को एक्सपोज नहीं करती, जो खबर किसी को परेशान नहीं करती, वो खबर नहीं बल्कि वो सिर्फ विज्ञापन होता है। जो लोग सच सुनकर परेशान हो जाते हैं वो उसे हेट स्पीच कहने लगते हैं। लेकिन अब यह कौन तय करेगा कि जो खबर आपको दिखाई जा रही है वो सच है या वो हेट स्पीच है? हेट स्पीच क्या है, इसकी कोई परिभाषा तय नहीं है। हम हेट स्पीच को रिपोर्ट कर रहे हैं या हम हेट स्पीच दे रहे हैं, इस बात का फैसला कौन करेगा? ठीक ऐसे ही जैसे आतंकवाद की कोई परिभाषा आज तक संयुक्त राष्ट्र के पास भी नहीं है कि असली आतंकवाद होता क्या है। इसका कारण यह है कि एक व्यक्ति जो कुछ लोगों के लिए आतंकवादी होता है वो दूसरों के लिए फ्रीडम फाइटर होता है। आज अगर आप देखें फ्रांस में जिस व्यक्ति ने इस औरत की हत्या की है, 3 लोगों की हत्या की है, वो व्यक्ति हमारे लिए आतंकवादी है, लेकिन पाकिस्तान और टर्की और मलेशिया जैसे देशों के लिए वो फ्रीडम फाइटर है, वो इस्लाम का अनुयायी है और वो उसका स्वागत कर रहे हैं। अब ये कौन तय करेगा कि इस व्यक्ति ने गलत किया? हमारे अगर नजरिए से, फिल्टर से देखेंगे तो ये आतंकवादी कहलाएगा, उनकी नजर से अगर आप देखेंगे तो क्रांतिकारी कहलाएगा। और ठीक ऐसा ही हेट स्पीच के साथ है। फेसबुक जैसी टेक्नोलॉजी कंपनियां हेट स्पीच की पहचान करने के लिए थर्ड पार्टीज को एंगेज कर रही हैं या बॉट्स की मदद ले रही हैं, यानी किसी कंपनी के कर्मचारी किसी तीसरी कंपनी के कर्मचारी और बॉट्स ये तय कर रहे हैं कि हेट स्पीच क्या है, फेक न्यूज क्या है, रियल न्यूज क्या है। यानी अंपायर किसी तीसरे देश में बैठा हुआ है और वो बिना कुछ सोचे समझे फैसले सुना रहा है। इसलिए आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को जी न्यूज पर आपत्ति होती है, जो यहां डीएनए में हम कहते हैं उस पर आपत्ति होती है, लेकिन यह आपत्ति सही है या गलत, इसका फैसला करने का अधिकार किसका है, किसके पास ये चाबी है? और जो व्यक्ति इसका फैसला करेगा क्या उसके पास सही डेफिनेशन है? नफरत फैलाने वालों की खबर दिखाना नफरत फैलाना नहीं होता और कुछ लोग एक कमरे में बैठकर यह फैसला नहीं ले सकते कि हेट स्पीच क्या है और क्या नहीं। जैसे फ्रांस धार्मिक कट्टरता के खिलाफ अपनी व्यवस्थाओं को बदल रहा है, हालांकि देर से बदल रहा है, वैसे ही आज हम आपसे कहना चाहते हैं हमारे देश में भी इन विषयों को लेकर जो वर्षों दशकों पुरानी सड़ी गली व्यवस्थाएं हैं, अब उन व्यवस्थाओं को बदलने का समय आ गया है, अब उन डेफिनेशंस को बदलने का समय आ गया है। अगर आज हम
किसी के बारे में कुछ बात कहते हैं, कोई खबर आपको दिखाते हैं और वो खबर किसी को बुरी लगती है, वो खबर किसी ना किसी को तो बुरी लगेगी, और जिसको वो बुरी लगती है वो उसे हेट स्पीच कहता है। अब इसका फैसला कौन करेगा? हमें लगता है 135 करोड़ का देश है, इसका फैसला आप लोग करेंगे और सही समय पर आने पर आप इसका फैसला पूरी दुनिया को बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने देश में इस सोच को बदलना होगा और फ्रांस से सीखना होगा। दुनिया भर में लगभग 500 करोड़ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, 500 करोड़, और भारत में करीब 40 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर आरोप है कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स पर कुछ खास कंटेंट को सेंसर करते हैं, कुछ और उस पर फेक न्यूज का ठप्पा लगा देते हैं। यानी ये लोग तय करते हैं, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि फेक न्यूज क्या है, ये तय करते हैं। हेट स्पीच क्या है, ये लोग तय करते हैं। इनके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है ये तय करने की कि ये बताएंगे कि हम क्या बोलें और क्या नहीं। इसकी वजह से करोड़ों लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। और हमारा अगला विश्लेषण दुनिया के 500 करोड़ लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा हुआ है। कल अमेरिका की संसदीय समिति ने लगभग 3.5 घंटे तक एक वर्चुअल सुनवाई की और इस सुनवाई में फेसबुक, गूगल और ट्विटर के सीईओज शामिल हुए। सबसे पहले आपको इस सुनवाई की बड़ी बातें जाननी चाहिए। इन तीनों कंपनियों पर आरोप है कि वो अपने प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मर्जी के मुताबिक ऑनलाइन कंटेंट को सेंसर करते हैं और अमेरिका की संसदीय समिति कंटेंट को नियंत्रित करने के इसी तरीके को लेकर उन्हें जिम्मेदार ठहराना चाहती है। आरोप है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में इन कंपनियों ने पक्षपातपूर्ण तरीके से अपने कंटेंट को सेंसर करके एक पक्ष को फायदा पहुंचाने वाले फैसले लिए। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने इन कंपनियों पर यह आरोप लगाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी पार्टी से हैं। अमेरिका में इन तीनों कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए किसी ऑनलाइन कंटेंट या फिर किसी कंटेंट को हटाने के फैसले के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अमेरिका में एक कानून सेक्शन 230 के तहत इन कंपनियों को यह छूट हासिल है। हालांकि विशेषज्ञों का दावा है कि अब इस कानून में बदलाव करने की जरूरत आ गई है। अमेरिका की संसदीय समिति ने इन तीनों कंपनियों के सीईओ से बहुत चुभने वाले सवाल पूछे। अक्सर ट्विटर पर पक्षपात करने के आरोप लगते हैं, इसलिए वहां के सांसदों के निशाने पर सबसे ज्यादा ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ही रहे। अब आपको ट्विटर के भेदभावपूर्ण रवैये का एक उदाहरण दिखाते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। यह भेदभाव कैसे होता है और यह भेदभाव हमारे सिस्टम में भी होता है। इसी महीने की 6 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कोविड-19 का संक्रमण फ्लू से कम खतरनाक है। हालांकि ट्रंप ने इसकी वजह यह बताई कि फ्लू की वैक्सीन मौजूद है, फिर भी हर वर्ष 1 लाख से ज्यादा लोग इसका शिकार होते हैं। ट्विटर ने ट्रंप के इस ट्वीट पर एक्शन ले लिया और इसे सेंसर कर दिया और इस पर अफवाह फैलाने और गलत जानकारी फैलाने का ठप्पा लगा दिया। हालांकि इसी साल 12 मार्च को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया था और इसमें उन्होंने अमेरिका की सेना पर चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैलाने का आरोप लगाया था। वुहान से ही कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत भी हुई थी, लेकिन ट्विटर ने इस ट्वीट को सेंसर नहीं किया, बल्कि इस पर सिर्फ एक लेबल लगाया गया। यानी इस ट्वीट में सीधे अमेरिका पर गलत आरोप लगाए गए थे और इसे सेंसर नहीं किया गया। अब आप सोचिए, फेसबुक, गूगल और ट्विटर, इन तीनों कंपनियों को चीन ने बैन कर रखा है अपने यहां। यानी ये कंपनियां इस समय चीन में उपलब्ध नहीं है, काम नहीं कर सकती। इसके बाद भी अमेरिका की ये कंपनियां अपने ही देश के खिलाफ चीन का पक्ष ले रही हैं। ये बड़ी कंपनियां अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों में अपना बिजनेस करती हैं, पैसा कमाती हैं, धंधा करती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये चीन का साथ दे रही हैं। और काफी कुछ यही हालत हमारे अपने देश में भी है। हमारे देश की अपने ही लोग हमारे वो दुश्मन देशों का साथ दे रहे हैं, दुश्मनों का साथ दे रहे हैं और अपने लोगों के खिलाफ शिकायत करते हैं, अपने लोगों को जेल में देखना चाहते हैं। हम यहां 4 मिनट का ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम वर्ल्ड स्ट्रोक डे की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस के इस दौर में आप अपने आप को ब्रेन स्ट्रोक से कैसे बचा सकते हैं। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक
कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि भारत जैसे देशों को फ्रांस से अब सीखना होगा और यहां पर भी किसी भी धर्म से ऊपर संविधान को लाना होगा और कट्टरपंथ की जगह किसी भी देश में लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। और जब हम आपको ये खबर बता रहे थे, अभी अभी हमारे पास ये खबर आई है, नई खबर, और वो ये है कि कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी के 3 स्थानीय नेताओं की हत्या कर दी गई है। आतंकवादियों ने गोली मारकर 3 स्थानीय नेताओं की हत्या की है। अब आप सोच सकते हैं कि कट्टरपंथ के साथ
हमारे देश को क्या करना चाहिए और हमारे देश में उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो इस तरह के कट्टरपंथ को बढ़ावा लगातार दे रहे हैं। इसलिए आपसे हमारी अपील है, जैसे फ्रांस ने अपनी व्यवस्था को बदला है, अपने विचारों को बदला है, अपने समाज को बदला है, सरकार को बदला है और अब अपने कानूनों को भी बदलने वाले हैं, इसी तरह आप भी अपने आप को बदलिए, विचारों को बदलिए और अपनी वर्षों पुरानी इस व्यवस्था को, इस मानसिकता को बदलने की कोशिश आज से ही शुरू कर दीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब हम आपके शरीर के कंप्यूटर यानी आपके दिमाग की बात करेंगे, क्योंकि आपका जो दिमाग होता है वो आपके शरीर का सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। जब दिमाग के किसी हिस्से को ऑक्सीजन या खून की सप्लाई अचानक रुक जाती है तो दिमाग के उस हिस्से के सेल्स यानी उस हिस्से की कोशिकाएं मर जाती हैं या मरने लगती हैं और इस स्थिति को ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक कहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक ब्रेन स्ट्रोक के दौरान हर एक सेकंड में 32,000 ब्रेन सेल्स मर जाते हैं और यह नुकसान अक्सर स्थायी यानी परमानेंट होता है। आपका सोना, जागना, सोचना, चलना फिरना, खाना, बोलना, आपकी तमाम भावनाएं, आपके फैसले लेने की शक्ति, सब कुछ नियंत्रित करने वाला आपका दिमाग 24 घंटे एक मशीन की तरह काम करता है। इसलिए इस मशीन को सही सर्विसिंग यानी सही मेंटेनेंस या देखभाल की सख्त जरूरत होती है। लेकिन आप इसकी देखभाल कभी करते हैं? कभी सोचते भी हैं? आप अपने शरीर के बारे में तो शायद कभी कभी सोच भी लेते होंगे, जब आप जिम जाते होंगे या जब आप कोई वर्कआउट करते होंगे या कुछ भी नहीं करते तो शायद वॉक पर जाते होंगे। अपनी गाड़ी का आप कितना ध्यान रखते हैं? आपके घर में जो और मशीन होती हैं उनका कितना ध्यान रखते हैं? सोचते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही चलती रहे। अपने शरीर का भी कभी कभी ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने दिमाग का आप कितना ध्यान रखते हैं? दुनिया में हर 4 में से 1 व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक का खतरा रहता है, यानी हर चौथा व्यक्ति स्ट्रोक के खतरे के दायरे में है। आप भी होंगे। स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक के शिकार होने वाले 20% लोग 40 वर्ष से कम उम्र के होते हैं। दुनिया में स्ट्रोक मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। पहला कारण है दिल की बीमारी और दूसरा कारण है ब्रेन स्ट्रोक। भारत में हर वर्ष 18 लाख लोग ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। आज हम आपको 3 ऐसी बड़ी वजहों के बारे में बताएंगे जो आपके लिए ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकती हैं। इसलिए सावधानी से अब आगे की बात सुनिए। पहली वजह है कोरोना वायरस का संक्रमण। इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। दूसरी वजह है आपका लाइफस्टाइल और तीसरी वजह है जिसके बारे में आपने शायद ही सोचा हो, वो वजह है गर्दन की मालिश या मसाज। डॉक्टर इस समस्या को बार्बर चेयर स्ट्रोक या ब्यूटी पार्लर स्ट्रोक कहते हैं। कोरोना वायरस से रिकवर होने के बाद बहुत सारे मरीज दिमाग के सुस्त पड़ने की शिकायत कर रहे हैं। कई लोगों को फोकस ना कर पाने और चीजों को ठीक से ना समझ पाने की समस्या हो रही है। इस समस्या को ब्रेन फॉग का नाम दिया गया है। हालांकि डॉक्टर अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि कोरोना के संक्रमण से रिकवर हुए मरीजों में ये लक्षण कितने दिनों तक रहेंगे, लेकिन ये जरूर समझा जा सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोरोना वायरस के शिकार मरीजों में ब्लड क्लॉट यानी खून के जमने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड मरीजों को आइसोलेशन यानी अकेले में रहना पड़ता है और एक ऐसी बीमारी से जूझना पड़ता है जिसका कोई इलाज अब तक किसी के पास नहीं है। ये अनिश्चितता भी दिमाग पर बुरा असर डालती है और ठीक होने के बाद भी आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता। आप कोरोना वायरस को तो हरा देते हैं, लेकिन आपका दिमाग तब तक बहुत कमजोर हो चुका होता है। अब दूसरी वजह की बात करते हैं जो पूरी तरह से हमारी खुद की बनाई हुई है और यह समस्या है खराब लाइफस्टाइल। इसमें हम सबसे पहले मोबाइल फोन को रखेंगे क्योंकि खराब लाइफस्टाइल वाली लिस्ट में यह पहले नंबर पर है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिसर्च के मुताबिक 50 मिनट से ज्यादा देर तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल ब्रेन एक्टिविटी को तेज कर सकता है। यानी मोबाइल फोन आपके दिमाग की शांति को भंग करके उससे एंग्जाइटी यानी तनाव देने का काम करता है। इसके अलावा अगर आप धूम्रपान करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको डायबिटीज है, आप जंक फूड बहुत खाते हैं और आप एक्सरसाइज करने में यकीन नहीं रखते, व्यायाम नहीं करते, तो आपको ब्रेन स्ट्रोक का खतरा और भी ज्यादा है। अब तीसरी वजह वो ये है गर्दन की गलत तरीके से की गई मालिश। गर्दन की मसाज अगर गलत तरीके से की जाए तो सीधे अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ सकती है।
आपका मस्तिष्क जितना सेहतमंद होगा, आपका शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आपके शरीर का कंट्रोल आपके दिमाग के पास है। यानी आपका जो पूरे शरीर का रिमोट कंट्रोल है वो आपके दिमाग में है। इसलिए आज आपको हमारी ये रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए, जिससे आप अपने मस्तिष्क की सेहत का ठीक से ख्याल रख पाएंगे, अच्छे फैसले ले पाएंगे, खुश रहेंगे, और अगर ये दोनों स्थिति आपके साथ होंगी तो अच्छा काम करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे और आपका परिवार भी खुश रहेगा। आराम, फैशन और खूबसूरती के लिए आप जिस ब्यूटी पार्लर या सैलून का रुख करते हैं, क्या आपने कभी भी ये सोचा कि उसी ब्यूटी पार्लर से सीधे अस्पताल जाने की नौबत भी आ सकती है? गर्दन की मालिश, आराम के लिए करवाई जा रही मसाज दिमाग पर बुरा असर डाल सकती है। ये आरामदायक मसाज ब्रेन स्ट्रोक का कारण भी बन सकती है। ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर नस जो हार्ट से लेके ब्रेन तक जाती है, उसके अंदर खिंचाव आ जाने से, जिसे हम डिसेक्शन कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, स्ट्रोक हो सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे शरीर में कमज़ोरी आ जाए या बेहोशी आ जाए, और इसको बिल्कुल बार्बर चेयर स्ट्रोक या नेक डिसेक्शन के नाम से जाना जाता है। हम लोग ये ज़्यादातर कहाँ देखते हैं, वो तब जब लोग मालिश वगैरह करवाते हैं और गर्दन की मालिश और चटक निकलवाना गर्दन में, ऐसी स्थितियों में जाते हैं जिससे नेक की आर्टरीज या ब्लड वेसल्स पे इंजरी आ सकती है। दिल्ली की रहने वाली वंदना को जब गर्दन में अकड़न के साथ अस्पताल लाया गया तो शुरुआत में डॉक्टरों ने कहा कि वो अब उठ नहीं पाएंगी। ब्यूटी पार्लर में एक मसाज के दौरान उनकी गर्दन से दिमाग तक जाने वाली एक नस में दर्द शुरू हुआ था। इस घटना को अब 2 साल बीत चुके हैं। 2 साल पहले 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद वंदना ठीक तो हो गई, लेकिन अभी भी इलाज करवा रही हैं। It was such painful that when I came to know that I'm not able to pick up my left hand and there's certain problem, I could hear doctor interacting with my family member and the amount of money and the amount of, then when he said that I'll be like a vegetable, so I left hope. गर्दन के पिछले हिस्से में रीढ़ और दिमाग तक जाने वाली कई अहम नसें होती हैं, लेकिन कई लोग इस हिस्से की जमकर मालिश करवा लेते हैं, जिससे गलत तरीके से नस दबने की वजह से उनकी गर्दन में अकड़न से लेकर कई गंभीर परेशानियां हो सकती हैं। गलत तरीके से कुछ योगासन करने पर भी कई लोग स्ट्रोक के शिकार हो सकते हैं। जैसे जैसे हम सबकी लाइफस्टाइल बदल रही है, वैसे वैसे ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह है कि गर्दन की मसाज से बचना चाहिए। जरूरत हो तो हल्की मालिश करवाएं। पहलवान और नौसिखिए लोगों से गर्दन की मालिश ना करवाएं तो ही बेहतर है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। तो अब बड़ा सवाल यह है कि ब्रेन स्ट्रोक को आप पहचानेंगे कैसे? इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे डॉक्टर FAST यानी फास्ट का नाम देते हैं। तो फास्ट फॉर्मूला क्या है ये समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। यहां F का मतलब है फेस। अगर आपके चेहरे की मांसपेशियां कमजोर पड़ रही हैं। A का अर्थ है आर्म, यानी अगर आपके बाजुओं में कमजोरी महसूस हो रही है या आपको ऐसा लगता है कि बाजू आपकी बेजान हो गई है। इस फॉर्मूले में S का मतलब है स्पीच, अगर आपकी जुबान लड़खड़ाने लगी है। और T का अर्थ है टाइम, तो ये टाइम है जब आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। ये ब्रेन स्ट्रोक के साफ लक्षण हो सकते हैं, इसलिए इस फास्ट फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम यही चाहेंगे कि आपको इतने कष्ट की जरूरत कभी ना पड़े, आपको इतना कष्ट कभी ना झेलना पड़े। इसलिए अब आपको छोटे छोटे लेकिन काम के टिप्स नोट कर लीजिए जो आपके दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखने का काम करेंगे और सुस्त नहीं होने देंगे। ये पजल सॉल्व करने या शतरंज जैसे खेल खेलने से दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, इसलिए कोई ना कोई दिमाग की एक्सरसाइज करते रहिए। ऐसे खेल ब्रेन एक्सरसाइज यानी दिमागी कसरत का काम करते हैं। एक्सरसाइज आपके तन और मन दोनों को फिट रखने में मदद करती है। अगर आपने 35 से 40 वर्ष की उम्र तक कभी कोई व्यायाम नहीं किया है तो आप
वॉक करने से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, सैर करने से शुरुआत कर सकते हैं। सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट की वॉक जरूर करें। अगर आप युवा हैं तो अपनी पसंद और फिटनेस लेवल के हिसाब से जिम, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग या किसी भी खेलकूद को व्यायाम के तौर पर आप चुन सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं, यह दिमाग को तरोताजा रखने में मदद करता है। तो जब भी आपको थकान लगे तो जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो अपनी दवाएं कभी भी छोड़ें नहीं, नियमित तौर पर बिना भूले दवा जरूर लें। बीच बीच में दवा छोड़ने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। डायबिटीज के मरीजों को भी शुगर लेवल हमेशा काबू में रखना चाहिए। दिवाली आ रही है इसलिए मिठाई थोड़ी कम खाइएगा। शुगर लेवल में बहुत ज्यादा बदलाव दिमाग की सेहत के लिए बुरा माना जाता है और हमेशा कोशिश करें कि सेहतमंद और ताजा स्वस्थ खाना खाएं। सबसे बड़ी बात, हमेशा खुश रहें। हालांकि इतना आसान नहीं है हमेशा खुश रहना, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप हमेशा खुश रहें। यह सबसे महंगी चीज है, सबसे महंगी दवाई है जो मुफ्त में मिलती है। छोटी छोटी खुशियां स्वास्थ्य का बड़ा खजाना आपके लिए खोल सकती हैं, जबकि चिंता यानी तनाव बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह है। इसीलिए कहते हैं चिंता चिता के समान होती है। ज्यादा चिंता करेंगे तो सीधे चिता तक ले जाएगी। आप अपने दिमाग को सुरक्षित रखने के लिए न्यूज चैनल्स पर होने वाली आपका कान फोड़ने वाली बहस भी देखना बंद कर सकते हैं। अगर न्यूज चैनल्स जिस तरह के आजकल के हैं वो भी देखना कम कर देंगे तो आपको ब्रेन स्ट्रोक का खतरा काफी कम हो जाएगा। इसलिए वो न्यूज चैनल्स देखिए जो शांति से आपको अच्छी बात बता रहे हैं, कुछ पॉजिटिव खबर दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम जिस नफरत और कट्टरपंथ की बात आपके साथ कर रहे थे उससे हमारा देश भी अछूता नहीं है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर थोड़ी देर पहले हमने आपको दी थी, वो कश्मीर के कुलगाम से आई है। आतंकवादियों ने बीजेपी के 3 स्थानीय नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी है। और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक कुलगाम के भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन अपने 2 साथियों उमर राशिद बेग और उमर रमजान के साथ घर जा रहे थे। इसी दौरान आतंकवादियों ने तीनों को गोली मार दी। हमला करने के बाद आतंकवादी फरार हो गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को क्यों फ्रांस के मॉडल पर अब चलने की जरूरत है। ये असली असहनशीलता है और इससे मुकाबला करने के लिए भारत को अपनी सभी पुरानी व्यवस्थाओं को बदलना होगा। और ये हमले जो हो रहे हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मान लिया गया है, बना दिया गया है। आपने ये देखा होगा अभी 2 दिन पहले ही नया जो फैसला आया है उसमें भारत का कोई भी व्यक्ति कश्मीर में अब जमीन खरीद सकता है। आप अपना घर कश्मीर में बना सकते हैं, आप अपना कोई काम कश्मीर में जाकर अब कर सकते हैं, वहां बस सकते हैं। और इसी को रोकने के लिए आतंकवादी कट्टरपंथी लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं ताकि बाकी के जो भारत के करोड़ों लोग हैं वो डर जाएं और वो कश्मीर की तरफ आंख उठाकर भी ना देखें। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि दुनिया के किस देश में 1 चाइल्ड पॉलिसी की शुरुआत हुई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस बहुत ही आसान से सवाल का जवाब बताएंगे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी,
बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे।
सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी, बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार,
दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था। घर पे सबको बहुत उम्मीदें थी। बेटी है, कुछ करके दिखाएगी। काफी इंटर्नशिप्स भी करी थी कॉलेज में, प्लेसमेंट भी हो ही चुका था, लेकिन कोविड के आते ही सब। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। कोविड काल में क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। एमबीए का रिजल्ट आया तो मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे। सपने जैसे उड़ान ही भरने वाले थे, लेकिन अचानक कोरोना ने सब रोक दिया। क्या आप नौकरी को लेकर परेशान हैं? तो अब जी न्यूज पर देखिए रोजगार की हर खबर। जी रोजगार समाचार, दिन भर जी न्यूज पर। 1 साल पहले और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1863 में आज ही के दिन एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसका मकसद युद्ध के दौरान घायल सैनिकों के लिए इलाज की बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करना था। इस कॉन्फ्रेंस में 36 लोग तब शामिल हुए थे और वहां जिन नियमों की बात हुई उसी के आधार पर आगे चलकर इंटरनेशनल रेड क्रॉस की शुरुआत हुई थी। इससे पहले दुनिया में घायल सैनिकों की मदद के लिए कोई भी संगठन नहीं था। सबसे पहले स्विस बिजनेसमैन हेनरी डोनेंट के मन में ऐसे किसी संगठन को शुरू करने का विचार आया था। उस समय हेनरी डोनेंट के साथ मिलकर 5 लोगों ने एक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था, जिसे बाद में इंटरनेशनल रेड क्रॉस कहा जाने लगा। आज ये संस्था दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। हेनरी डोनेंट को उनके इस योगदान के लिए वर्ष 1901 में दुनिया के पहले नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1998 में आज ही के दिन 77 वर्ष के एस्ट्रोनॉट जॉन ग्लेन अंतरिक्ष में गए थे और इसी के साथ वो सबसे अधिक उम्र के अंतरिक्ष यात्री बन गए थे। जॉन ग्लेन पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले पहले अमेरिकी एस्ट्रोनॉट थे। वर्ष 1964 में नासा की नौकरी छोड़ने के बाद वो वर्ष 1974 में अमेरिकी सेनेट के लिए चुने गए और 24 वर्षों तक ओहायो से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद रहे। जिस समय उन्होंने स्पेस शटल डिस्कवरी में उड़ान भरी, तब भी वो अमेरिका के सांसद थे। वर्ष 2016 में 95 वर्ष की उम्र में जॉन ग्लेन का निधन हुआ था। वर्ष 1969 में आज ही के दिन पहली बार एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचनाएं भेजी गई थी। इस नेटवर्क का नाम था एरपानेट, जिसे आप इंटरनेट की बुनियाद भी कह सकते हैं। यानी इंटरनेट की शुरुआत इसी तकनीक के आधार पर हुई थी। इस नेटवर्क को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा और रिसर्च लैब्स के लिए तैयार किया था। और वर्ष 2015 में आज ही के दिन चीन की सरकार ने वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने की घोषणा की थी। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए वर्ष 1979 में एक बच्चे की नीति को सख्ती से लागू किया था। उस समय चीन में एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोगों पर 15 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि इसके बाद भी वर्ष 1982 में चीन की आबादी 100 करोड़ तक पहुंच गई थी। इसके बाद चीन के लोगों ने भी सरकार का सहयोग करना शुरू किया, लेकिन समय के साथ बुजुर्गों की बढ़ती आबादी, जन्म दर में कमी और कामकाजी जनसंख्या में लगातार गिरावट होने की वजह से चीन ने इस नीति को समाप्त कर दिया और इस समय चीन की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है।
तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और धर्म के नाम पर कट्टरपंथी सोच को जायज ठहराने वाले लोगों से हमेशा सावधान रहिए। उन्हें अपना इस्तेमाल करने की इजाजत मत दीजिए। और अब समय आ गया है कि संविधान को धर्म से ऊपर माना जाए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर। बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज बुलेटिन में दिन भर की बड़ी खबरों पर बात होगी। आज हम आपको बताएंगे कि एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने राज्यपाल से क्यों मुलाकात की। साथ ही बताएंगे कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल पर किस मामले में जांच के आदेश दिए गए। इसके अलावा बीएमसी का दिवाली बोनस वाला धमाका क्या है। इसके अलावा महाराष्ट्र से जुड़ी और भी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए मुंबई टॉप 10। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से जिन बातों को लेकर सशर्त ढील दी गई है वो पहले की तरह जारी रहेंगी। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार टीवी एक्ट्रेस